हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बेहतर चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपकी फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट नेम इज मैग्नेटिज्म। और आज हम अपनी 10th क्लास की फिजिक्स को समाप्त करेंगे। बेटा ये जो चैप्टर है हमारा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये मान लीजिए इस चैप्टर से कम 10 नंबर का आना 101% है। और देखिए इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमको समझना है मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है, वगैरह वगैरह। और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसी इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है बेटा व्हाट मींस मैग्नेट। देखिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयरन से बना हुआ है और वो आयरन को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज नोन एज द मैग्नेट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट द आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस दैट इज नोन एज मैग्नेट। अब देखिए बेटा जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस इमेज के अंदर भी दिखा रखा है कि हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है जिसमें दो पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और मैग्नेट पर कुछ आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट चिपके हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की, तो पहली बात मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट हैज टू पोल्स, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपको देखने मिला यहाँ पर एनिमेशन में रेड कलर से, इट्स अ नॉर्थ पोल एंड इट्स अ साउथ पोल। वहीं अगर हम देखें तो जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर सेम पोल्स हैं, दोनों एक दूसरे के सामने हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल मीन्स एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें बेटा जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मीन्स जो डिफरेंट पोल होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, तो जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हम बात करें सो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ शेप। जैसे पहले हमारे पास ये मैग्नेट है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट नेम इज परमानेंट मैग्नेट। ये टेम्परेरी मैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, रिंग शेप मैग्नेट है, डिस्क शेप मैग्नेट है, सिलेंडर शेप मैग्नेट है, एंड बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, बटन मैग्नेट है, फ्लेक्सिबल मैग्नेट है जो फ्रिज में भी लगता है। ठीक है, सो देयर इज एन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेट के चारों ओर रखी हुई आयरन के ऑब्जेक्ट को जिस डिस्टेंस तक आयरन अपने ओर खींच पाता है वहीं तक उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब हमने एक मैग्नेट रख रखा है और वो मैग्नेट जहां तक भी आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच पा रहा है वहीं तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है। और उससे आगे की अगर वो आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट को अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है, दैट मीन्स वहां उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्या मतलब है अभी इमेज में हम देखेंगे। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का जो एरिया होता है जहां जहां तक मैग्नेटिक लाइन फैली हुई होती है उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड या हिंदी में चुंबक के क्षेत्र बोलते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा यहाँ हमको देखने मिल रहा है, ये हमारे पास मैग्नेट है। अब मैग्नेट से कुछ लाइन निकल रही है, तो ये लाइन सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के अंदर है। इसका मतलब इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया के अंदर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है दैट इज टेस्ला। तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है दैट इज टेस्ला। वहीं अगर हम बात करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखना बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। देखिए बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इमेज दिखा रखा है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है और जहां तक भी ये मैग्नेटिक लाइन जा रही है वहीं पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, देखिए बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये है हमारे पास साउथ पोल, और जहां तक भी ये मैग्नेटिक लाइन फैली हुई है वहीं पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहां लग रहा है। अगर हमें इस चीज की डायरेक्शन समझनी है तो वो हम मैग्नेटिक कंपास या हम कह सकते हैं कंपास के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल हम करते हैं टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि हमारे पास मैग्नेट है,
इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से कुछ मैग्नेटिक लाइन निकल रही है और इस मैग्नेटिक लाइन जहां पर निकल रही होगी वहीं पर हमने बेटा कंपास को रख दिया। और देखिए कंपास का ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरीके की डायरेक्शन को दे रहा है, या इधर को डायरेक्शन दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में आकर खत्म हो रही है। देखिए कुछ इस तरीके से कंपास का इस्तेमाल हम करते हैं, और कंपास का इस्तेमाल मेनली मैग्नेटिक डायरेक्शन को या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानने के लिए करते हैं। तो मैग्नेटिक जो कंपास होता है वो कुछ इस तरीके से मूव होता है और मैग्नेटिक फील्ड को बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब चले कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। देखिए बेटा, द लाइंस अराइसेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इनटू द साउथ पोल। मतलब अगर हम मैग्नेट के बाहर से ये देखें कि मैग्नेटिक लाइन कहां से निकल रही है, तो वो हमें नॉर्थ से निकलती हुई दिखती है। देखो जैसे मैग्नेट है तो यहां से देखिए नॉर्थ से निकल रही है लाइन और वो घूमकर आ रही है साउथ पोल में। मींस नॉर्थ से निकल रही है लाइन और वो साउथ में को खत्म हो रही है या साउथ के अंदर को जा रही है। वहीं अगर हम मैग्नेट के अंदर से देखें तो मैग्नेट के अंदर से साउथ से निकलती हुई दिखती है और नॉर्थ में जाती हुई दिखती है। तो इस चीज को याद रखना, लाइन अराइसेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोस टुवर्ड द साउथ पोल एंड फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। देखिए क्या मतलब है इसका। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में काफी डिस्टेंस है, मींस यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन के बीच में काफी डिस्टेंस है, और यहाँ देखिए ये वाली मैग्नेटिक लाइन और ये वाली मैग्नेटिक लाइन, यहाँ पर इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो ये कम है। तो मैग्नेटिक लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगेगा, और जहां पर मैग्नेटिक लाइन के बीच में काफी डिस्टेंस है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम लगेगा, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पास पास में वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा लगेगा। देखिए जैसे यहाँ बता रखा है कि मैग्नेटिक लाइन पास पास में, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ मैग्नेटिक लाइन काफी दूर दूर है, दो मैग्नेटिक लाइन के बीच में काफी स्पेस है, तो मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम लगेगा। The lines are close in strong magnetic field and strength of the magnetic field shown by the degree of the closeness of the field line. Means magnetic line जितनी पास पास होंगी magnetic field इतना strong, और जितना दूर दूर होंगी magnetic field उतना weak लगेगा। नेक्स्ट बात आती है बेटा, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे आपने 10th क्लास की फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ा होगा लाइट, और वहां पर हमने समझा था रे डायग्राम्स को। तो वहां हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रेज आती हैं और वो रेज एक दूसरे को काटती हुई चली जाती है। मगर यहाँ बेटा ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि अगर ये इस तरीके से काटेंगी और हम कंपास लगाएंगे तो कंपास भोकला जाएगा, पागल हो जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में किस लाइन को बताऊं। इसीलिए मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है। The direction of the field line inside the magnet is from the south to the north। अभी हमने देखा कि अगर हम अंदर से देखें मैग्नेटिक लाइन को तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर दिखेंगे, जबकि बाहर से देखें मैग्नेट के तो वो हमें नॉर्थ से साउथ की ओर, और मैग्नेट के अंदर देखें साउथ से नॉर्थ की ओर दिखेंगी। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेट के बाहर से देखें तो नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक लाइन और साउथ में आकर खत्म हो रही है। वहीं अगर हम देखें मैग्नेट के अंदर से तो साउथ से निकलती है मैग्नेटिक लाइन और नॉर्थ की ओर जाती है। ये बात याद रखना, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब तुम बाहर से देखो मैग्नेट को तो मैग्नेटिक लाइन कहां से कहां दिखेंगी, तो नॉर्थ से साउथ दिखेंगी, और जब तुम अंदर से देखो तो कहां से कहां दिखेंगी, साउथ से नॉर्थ दिखेंगी। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हम सेम पोल को आपस में लगाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, जबकि डिफरेंट पोल को लगाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? देखो समझो, बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है इस इमेज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट ये रहा, दूसरा मैग्नेट ये रहा, और दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल है। अब हमको पता है कि जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। अब यहां पर आओ इस वाले इमेज में, तो यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन है ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में को जाएंगी, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये इतना लंबा चक्कर क्यों काटेंगे जब इनके पास, इनके सामने ही, इनके करीब में ही साउथ पोल है। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकलेंगी और ये पास वाले साउथ पोल में चली जाएंगी। इसी वजह से ये दोनों डिफरेंट पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जबकि यहाँ देखो, यहाँ नॉर्थ पोल से लाइन निकल रही है, अब ये नॉर्थ पोल में तो जाने की नहीं है, साउथ पोल में जाएंगी, तो ये यहाँ से निकलेंगे और घूमकर फिर साउथ पोल के अंदर को जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पर ये दोनों नॉर्थ पोल सेम हो गए, इस वजह से दोनों ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, और यहाँ पर ये डिफरेंट है इसलिए बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात आता है मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से कम 5 नंबर का या 3 नंबर का आना तय है।
तो देखो क्या मतलब है इसका। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैक्सवेल, उन्होंने क्या कहा कि आप तार को सीधे हाथ से इस तरीके से पकड़ो, जो अंगूठा है वो करंट के डायरेक्शन बताए और जो चारों उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताए। ठीक है, देखो और अच्छे से समझते हैं इस इमेज में। तो मैग्नेटिक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो ऊपर को हो रहा है, तो उन्होंने थंब को इलेक्ट्रिक फ्लो के डायरेक्शन में लगा, चारों उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से लग रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो सॉरी हाँ एंटी क्लॉकवाइज। और अगर नीचे लगा देंगे मींस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ऐसा कर दें, सॉरी अब हम इलेक्ट्रिसिटी को नीचे की ओर कर रहे हैं कुछ ऐसे, यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी को नीचे की ओर कर दिया। तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगा, तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगेगा कुछ ऐसे, क्लॉकवाइज मीन्स कुछ ऐसे। अरे यार ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, कुछ ऐसे। ठीक है, तो अगर ऊपर को जा रही है इलेक्ट्रिसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रिसिटी अगर नीचे की ओर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या बताया इन्होंने कि सपोज एज्यूम कर लो, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर हैंड। मान लो कि किसी तार को पकड़ रहे हो तुम, और तार को पकड़ने का मतलब ये कि तार वहां कटा हुआ फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना फिर करंट लग जाएगा। तो तार में अच्छी खासी कवरिंग होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस तार में बिजली इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप तार को इस तरीके से पकड़ो कि जो अंगूठा है तुम्हारे सीधे हाथ का वो इलेक्ट्रिक फ्लो की डायरेक्शन में रहे। फिर चारों उंगली को इस तरीके से पकड़ो कि वो उस तार को रैप करे। ठीक है, यहाँ यही कहा है, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द thumb is pointing toward the direction of current and finger wrap around the conductor and give the direction of the magnetic field। तो यहाँ पर जो थंब है वो किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो चारों उंगलियां हैं वो किस चीज को शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। देखिए बेटा जैसे यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है, और यहाँ पर जो चारों उंगलियां वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। देखिए कुछ ऐसे। तो यहाँ चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, और जो अंगूठा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपने करंट को नीचे पहुंचा दिया, तो आप इस तरीके से उसको पकड़ोगे तार को, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज। और अगर करंट ऊपर जा रहा होता और पकड़ते तार को आप, तो वहां करंट क्लॉकवाइज वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता, और यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है। नेक्स्ट बात आती है बेटा कि अब आप क्या करो, आप ना सीधे तार को लो, सीधे तार को लेने के बाद एक कार्डबोर्ड लो। फॉर एग्जांपल ये मान लो एक कार्डबोर्ड है, अब इसमें हमने दो छेद करे, एक यहाँ एक यहाँ। तार को हमने ऐसे घुसाया और एक लूप बना दिया इसका कुछ ऐसे, फिर तार को निकाल दिया। यहाँ एक बैटरी को जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव वायर यहाँ, नेगेटिव वो सॉरी पॉजिटिव कंडीशन यहाँ और नेगेटिव कंडीशन यहाँ। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही होगी इसमें। अब जब इलेक्ट्रिसिटी ऊपर को जा रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपल बात है एंटी क्लॉकवाइज, और जब इलेक्ट्रिसिटी नीचे की ओर आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज रहेगा। सही है, वही चीज यहाँ बताया गया। देखो इलेक्ट्रिसिटी ऊपर को जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिसिटी नीचे को आएगी घूम के तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो कुछ ऐसे करा आपने, मतलब तार लिया और तार को दो छेद में ऐसे घुमाते रहे घुमाते रहे। ठीक है, और देखिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दी हमने, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी, मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में जो सीधा तार था उसके तुमने घुमा घुमा कर सर्कुलर लूप्स बना दिए। ये सर्कुलर लूप्स है, ये क्या है, सर्कुलर लूप्स है। मैनी टर्न्स जो है ये सर्कुलर लूप्स है। तो रिप्रेजेंट बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स बहुत सारे आपने तार के सर्कल बना दिए। सर्कल बिकम द लार्जर एंड द लार्जर, और सबकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम रहेगी। देखिए अब यहाँ पर भी समझ लीजिए, भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी नीचे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा। नेक्स्ट बात आती है क्या क्या फैक्टर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ निर्भर करते हैं। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लो को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है जिसमें दो लाइन है मैग्नेट की, दूसरा मैग्नेट है जिसमें चार लाइन है, तो जिसमें चार लाइन है मैग्नेट की वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, जिसमें दो लाइन है मैग्नेट की वो वीक मैग्नेट है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जिसमें कम होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड कुछ नहीं है,
मतलब तुमने क्या करा, एक ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया और उस पर तार को ऐसे लपेटते गए, अब ये सोलेनोइड बन जाएगा। अब इसमें एक जगह होगा नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ से लाइन निकलनी होंगी मैग्नेटिक फील्ड और वो साउथ में को जा रही होंगी। देखिए बेटा कुछ इस तरीके से ये है सोलेनोइड। देखिए यहाँ पर बता भी रखा है, देखो जैसे यहाँ 12 वोल्ट है, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो कम है, 6 वोल्ट है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो कम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो ज्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, ठीक है। देखिए द कोइल ऑफ द मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। मीन सोलेनोइड के अंदर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सब में बराबर होगा। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बाहर से देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ होगी और मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। देखिए यहाँ पर दिखाई भी रखा है कि बाहर से देखोगे तो नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर से देखोगे तो साउथ से नॉर्थ की। कई बार देख लिया हमने ये, ठीक है। तो सोलेनोइड का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किसी भी आयरन से बनी हुई चीज को अगर हम मैग्नेटाइज करना है, उसमें चुंबक के क्षेत्र लाना है, तो सोलेनोइड के थ्रू हम कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैग्नेट की, सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। द फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द सेकंड इज द परमानेंट मैग्नेट। सबसे पहली बात आती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है। देखिए ऐसे सभी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी को लेने पर ही मैग्नेटिज्म को शो करें, इस तरीके के सभी मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और बेटा ये टेम्परेरी मैग्नेट है। इनको टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इनमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तभी ये मैग्नेटिज्म को शो करते हैं, मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। अगर इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाए तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, इसीलिए इनको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। और बेटा अगर देखा जाए तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इंक्रीज करोगे, वोल्टेज इंक्रीज करोगे और इलेक्ट्रिक फ्लो को एनहांस करोगे, तो यहाँ पर मैग्नेट की जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए बेटा इसको हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो पोल्स हैं बेटा वो चेंज होते रहते हैं, और पोल्स चेंज होने की वजह से ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस्तेमाल हम मोटर जो होते हैं हमारे घर के अंदर, जो फैन है या पानी के लिए मोटर होता है, उन सब के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का मेनली इस्तेमाल करते हैं, ताकि कि वहां पर जो पोल्स हैं वो बार बार चेंज होते रहें। देखिए बेटा फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, जैसी इलेक्ट्रिसिटी आई तो मैग्नेटिज्म शो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आई मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो मैग्नेटिज्म खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आने पर ही मैग्नेटिज्म शो हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जाने पर मैग्नेटिज्म खत्म हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आई तो जितने पिंस हैं, जितनी भी ये पिंस है ये ऊपर चिपक गई जाकर, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो सारी डी अटैच्ड हो गई, है ना। जैसे ऑन तो ये जाके चिपक गई, ऑफ हो गया तो ये सारी डी अटैच्ड हो गई, सही है। देखिए फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहाँ पर ऑन है तो सारी पिन ऊपर चिपकी हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो सारी पिन नीचे आ गई है, ठीक है। मतलब आपको कहीं ना कहीं इस एनिमेशन के थ्रू समझ में आ रहा होगा, जैसी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो मैग्नेटिज्म आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो मैग्नेटिज्म चला जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो मैग्नेटिज्म तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट बात आती है बेटा परमानेंट मैग्नेट, मींस ऐसे सभी मैग्नेट जिनमें इलेक्ट्रिसिटी दो या मत दो मगर ये मैग्नेटिज्म को हमेशा शो करते हैं। तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज। अब देखिए जो मैग्नेट है इनको इजीली हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का तो रोल नहीं है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी देने पर मैग्नेटिज्म आ रहा है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो दे ही नहीं रहे, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे और इलेक्ट्रिसिटी दे भी दो आप, तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका जो मैग्नेटिक पावर है उसको हम इजीली खत्म नहीं कर सकते हैं। एंड स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक पावर है ना वो फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमने अभी देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी कम कर दो तो मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कर दो मैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से बेटा ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये एक वीक मैग्नेट के तौर पर काम करते हैं, और यहाँ पर जो पोल्स हैं इनको भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमको ये बताया कि अगर आपके पास एक तार है तो उस तार के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से मैग्नेटिज्म शो होगा, और मैग्नेटिज्म शो होने की वजह से यहाँ पर फोर्स भी अप्लाई होगा, ठीक है। सो देखिए
एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंड्रे मेयर एम्पियर। ही सजेस्टेड मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इन्होंने हमको बताया कि अगर आप एक तार में देखोगे, किसी भी एक कंडक्टर में देखोगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो उसमें फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो लगेगा ही इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से, और इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो ही रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिज्म भी आएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने बताया जो फोर्स है, फोर्स की वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हमको देखने मिलेगा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये हम देखेंगे एनिमेशन के थ्रू। द डिस्प्लेसमेंट इन कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब है देखिए, तो यह है महान वैज्ञानिक एंड्रे मेयर एम्पियर। और इन्होंने बताया द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द रिवर्स ऑन द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। मींस जैसे आप इलेक्ट्रिक फ्लो को चेंज करते हो, उसी तरीके से फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। अब इस चीज को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे महान वैज्ञानिक आते हैं, जिनका हम जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ये हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग लिखा हुआ है। इन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल के देते हुए समझाया कि जो हमारा हाथ है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से रखो, तो हमारा जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है, और जो हमारी मिडिल फिंगर है, सॉरी ये वाली जो लॉन्ग फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और जो मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक फ्लो को शो करती है। और इन्होंने इस तरीके से समझाने पर बताया, एक कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से। देखिए कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर जो थंब है ये फोर्स को शो कर रहा है, ये वाली जो फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये इलेक्ट्रिक फ्लो को शो कर रही है। देखिए बेटा यहाँ पर यही समझाया गया है कि थंब है फोर्स को, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड आई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए, मींस आई को अगर देखा जाए तो स्क्रीन के बाहर को आ रही है तुम्हारी ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इसकी ओर लग रहा है, मींस इस डायरेक्शन में लग रहा है। वहीं अगर आप फोर्स देखो तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लो को चेंज कर दो, अभी देखो किस तरीके से, इस तरीके से था, अब तुमने इलेक्ट्रिक फ्लो को, हो तो अब भी आपकी तरफ है बट थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हो गए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर सामने हो तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे और फोर्स इधर को भी लगेगा। ये कंडीशंस में होती है। कैसी कंडीशंस होती है वो अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे यहाँ दिखाया गया है, बहुत बेहतरीन एनिमेशन है, समझिए इसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक तार है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ऐसे। अब आप अपनी जो मिडिल फिंगर है उसको ऐसे रख लो, मेरे साथ रख करते चलो। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे है, तो मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में रख लो, और जो आपकी सबसे बड़ी वाली उंगली है उसको रखो आप कुछ इस तरीके नीचे की ओर, वो सॉरी इधर की ओर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो सबसे बड़ी वाली फिंगर इधर को रहेगी, और जो थंब है उसको रखो नीचे। तो इस तरीके से हमको ये पता चल जाता है लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू कि कहाँ को किस डायरेक्शन में फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा। ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देखिए इस तरीके से जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ अंदर को हुआ है। ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल बेटा ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो देखिए पॉजिटिव से आएगा कुछ ऐसे, मीन्स यहाँ से इधर की ओर जाएगा, मीन्स बी से ए की ओर जाएगा। और मान लो बेटा ये हमारा मैग्नेट है, और इस मैग्नेट क्या वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ को होगा? अंदर की ओर होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ करंट। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ करंट, तो वहाँ मेनली दो तरीके के करंट होते हैं। पहला आता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा आता है हमारे पास डायरेक्ट करंट। देखिए सबसे पहली बात आती है व्हाट मींस ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है और जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इस तरीके के करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को कैरी करता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपका घर है और आप चाह रहे हैं कि आपके घर से 2 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिसिटी जाए, तो हमारा जो घर का बैटरा है, जो इन्वर्टर है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाए। जबकि हमारा जो बिजली घर है, जो पावर हाउस है जहाँ से हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर उस बिजली घर के अंदर देखा जाए तो वो कई किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता रहता है। ऐसे क्यों? क्योंकि बेटा उसके अंदर
ऑल्टरनेटिंग करंट है। और हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी दूर तक क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वहां डायरेक्ट करंट है। देखिए, तो सबसे पहले बात आती है ऑल्टरनेटिंग करंट। द करंट रिवर्ट्स इट्स डायरेक्शन। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। और ऑल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस को कैरी करता है, और इसको हम बैटरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा जीरो होती है। एंड चेंज देयर डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है या चार्ज है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। कैसे करता है अभी वो हम एनिमेशन में देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा टीवी के अंदर, फ्रिज में या एसी में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। ठीक है, तो हमारा टीवी हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, तो इन सब में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको बैटरी के अंदर स्टोर क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि बेटा उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, मतलब कि बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसी वजह से ये मेनली ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। ठीक है बेटा, ये क्या ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, कुछ उल्टा एस। देखिए फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट करंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन एक ही है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर करंट की डायरेक्शन एक ही है, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट करंट। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जा रहा है बार बार करंट, ऐसा नहीं हो रहा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, या यहाँ पर जो पोल्स है वो चेंज हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या है बेटा? डायरेक्ट करंट है। सो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट करंट क्या है। सो डज नॉट रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ पर हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, और इसको लॉन्ग डिस्टेंस के थ्रू हम कैरी नहीं करा सकते, और ये बैटरी के अंदर इजीली स्टोर हो सकता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो रहती है हमेशा, और ये हमेशा वन डायरेक्शन में ही मूव करता है। एग्जाम्पल जो हमारे रिमोट के सेल होते हैं, या बैटरी के सेल, या बैटरा जो होता है घर का, उन सब में डायरेक्ट करंट है। देखिए आप यहाँ देखिए बेटा, इस पर ध्यान रखिए, नीचे वाले पर, नीचे वाले पर ध्यान रखिए आप। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन अभी इधर है, फिर इधर हो गई, है ना, फिर इधर हो गई, फिर इधर हो गई। तो यहाँ डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इसीलिए क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। जबकि यहाँ देखो आप, यहाँ डायरेक्शन माइनस टू पॉजिटिव है हमेशा, मतलब यहाँ पोल भी चेंज नहीं हो रही है। ये माइनस है तो हमेशा माइनस ही रहेगा, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा। जबकि यहाँ चेंज हो रहा है, अभी ये पॉजिटिव है, कुछ देर में नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो बार बार यहाँ नीचे वाले में डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग। यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए बेटा क्या है? डायरेक्ट करंट है। देखिए नेक्स्ट बात आती है डोमेस्टिक सर्किट। देखिए हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है घर के अंदर, तो उसमें मेनली 3 तारों का स्पेशली हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो ब्लैक कलर का, दूसरा रेड कलर का, और लास्ट वन आता है ग्रीन कलर का। जो मेनली हमारा रेड कलर का वायर होता है बेटा, वो शो करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। जो ब्लैक कलर का वायर होता है वो नेगेटिव सिंबल को शो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को। और जो ग्रीन वायर है वो शो करता है कि अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर में से लीकेज हो रही है, तो ग्रीन वाला वायर उस लीकेज इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता है, एंड फर्दर उसको जहां पर अर्थिंग का दूसरा एंड लगा होगा या ग्रीन तार का दूसरा एंड लगा हुआ होगा, वहां पर जाकर वो सारी अर्थिंग को छोड़ देगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक किसी को भी नहीं होगा। समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ये होम घर का जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो। मेनली यहाँ पर 3 तार आपको देखने मिले। न्यूट्रल मीन्स अर्थिंग वायर, वो सॉरी न्यूट्रल मीन्स ब्लैक वायर, रेड वाला जो हमारा लाइव वायर है, और ग्रीन वाला वायर, सॉरी ग्रीन वाला जो वायर है दैट इज अर्थ वायर। ठीक है, मेनली 3 तरीके के तार होते हैं हमारे सर्किट में। तो सबसे पहली बात आती है लाइव वायर मीन्स द पॉजिटिव होगा हमेशा ये, और ये किस तरीके का कलर शो करेगा, मीन्स किस तरीके का होगा? ये रेड कलर का होगा। न्यूट्रल वायर की बात करें तो ये नेगेटिव होता है, और ये ब्लैक कलर को शो करता है, या ब्लैक कलर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो अर्थ वायर होता है इस पर कवरिंग होती है ग्रीन कलर की। ठीक है, सो देखिए आपको देखने मिल रहा है यहाँ नेगेटिव वायर ब्लैक कलर एंड पॉजिटिव वायर हैव रेड कलर। ठीक है, और बेटा इंडिया के अंदर मेनली हम जो कॉमन लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या वोल्टेज होता है, वो 220 वोल्ट लेते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी जब हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ न्यूमेरिकल्स के अंदर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में 220 वोल्ट दे रखा था। वो क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो कॉमनली 220 लिख रखा है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी खंबे से आई, और खंबे से पहुंच गई हमारी मेन सप्लाई के अंदर, फिर मेन सप्लाई से पहुंच गई फ्यूज में, फिर फ्यूज से गई बेटा हमारे घर के इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर, फिर इलेक्ट्रिक मीटर से पहुंच जाएगी हमारे घर के फ्यूज में, या हम कह सकते हैं एमसीबी में।
एमसीबी से पहुंच जाएगी हमारे घर के अंदर कई कमरे होंगे तो हर कमरे के सर्किट के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, देखिए यही हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, शायद अब तो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो सबसे पहले खंबे है, ठीक है, खंबे से पहुंचेगी फ्यूज में, फ्यूज से फिर इलेक्ट्रिक मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर से फिर घर का जो मेन सप्लाई है उसके अंदर, एंड फिर घर के अलग अलग स्विचेस में हम कह सकते हैं सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। देखिए इस तरीके से करते हैं, इस ग्रीन वायर को इस तरीके से जोड़ते हैं और उस सारे को हम एक मिट्टी के अंदर या एक पोर्ट के अंदर या जो हमारे घर का जमीन है उसके अंदर फिट कर देते हैं, ताकि कि इनसे अगर इलेक्ट्रिसिटी लीकेज हो तो वो सारा जमीन के अंदर चले जाए, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना हो। जैसे आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जो मेटल से बने हुए कूलर होते हैं वो करंट या अर्थिंग करने लगते हैं। अगर आपको इनकी अर्थिंग खत्म करनी है तो आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर का वायर लें और उस ग्रीन कलर के वायर को किसी भी तरीके से आप उस कूलर के मेटल के साथ या बॉडी के साथ फिट कर दें, और उसका जो दूसरा सिरा होगा ग्रीन तार का उसको आप एक गमला लें, उस गमले में मिट्टी भरें और उस दूसरे सिरे को उस गमले की मिट्टी के अंदर छोड़ दें। तो उस कूलर में जितना भी अर्थिंग बनेगा वो सारा मिट्टी के अंदर चला जाएगा जो आपने गमले के अंदर भर रखी है, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाएंगी। तो देखिए अर्थिंग वायर मींस, अर्थिंग वायर का मेन काम क्या है, द प्रोटेक्ट एक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ द लीकेज ऑफ द करंट स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंस जैसे कूलर, प्रोवाइड अ लो रेसिस्टेंस पाथ फॉर द करंट इन केस ऑफ द लीकेज ऑफ करंट, और मेनली ये लो रेसिस्टेंस को प्रोवाइड करता है अगर सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही है। नेक्स्ट बात आती है शॉर्ट सर्किट क्या है। देखिए जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है, देखो होगा शायद आप लोगों ने, और ये मेनली अगर प्लग जल रहा है तो ये रीजन है शॉर्ट सर्किट का। ठीक है, रीजन क्या क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम लो, या रीजन क्या है, कैन रिजल्ट इन द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या भैया, एक सर्किट है और उसके अंदर आप प्लग लगा रहे हैं, तो वो जो सर्किट बना है सिर्फ एक प्लग के लिए है तो आपको एक ही प्लग लगाना है, ये नहीं कि मल्टी प्लग लगा दिया उसमें, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट उसमें एक से ज्यादा प्लग लगा दिया आपने तो वो तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। सिंपल बात है, अगर एक रोटी का पेट है तो एक रोटी ही पचेगी, और अगर आप 5-6 रोटी खाओगे तो बीमार तो होंगे। ऐसी यहाँ पर हमारे सर्किट के साथ है। ठीक है, देखिए अगर मेनली जो हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सो ओवरलोडिंग क्यों होता है, व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इट रिजल्ट इन ओवरलोडिंग। क्या क्या रीजन है ओवरलोडिंग के, द एक्सीडेंटल हाइक इन द वोल्टेज सप्लाई मींस वोल्टेज का कभी ज्यादा आना कभी कम होना, इसकी वजह से ओवरलोडिंग हो सकती है। यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट, एक सिंगल सॉकेट के अंदर एक से ज्यादा आप अप्लायंस को या एक से ज्यादा प्लग को लगा रहे हैं, वो जैसे देखिए यहाँ पर भाई फॉर एग्जांपल ये सॉकेट तो हमारा एक है, अब यहाँ पर जबरदस्ती हमने दो दो प्लग लगा दिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो है ना, मल्टी प्लग लगा दिया और इसमें एक से ज्यादा प्लग लगा दिया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन ये सही है भाई, एक सर्किट वो है हमारे पास प्लग लगाने का सॉकेट, तो उसमें एक ही प्लग लगा रखे तो ये अच्छी बात है। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के क्या क्या समाधान है, तो समाधान क्या क्या, आप इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो, क्या होता है अभी देखेंगे, अर्थ वायर का इस्तेमाल कर सकते हो, या एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये है बेटा फ्यूज। ठीक है, कुछ ऐसे भी आने लगे हैं फ्यूज, और ये हमारे पास ग्रीन कलर का अर्थिंग वायर, और ये है एमसीबी। ठीक है, और आपके जो सिलेबस है अगर आप सन 2019 से पहले सिलेबस देखोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जनरेटर, ठीक है, ये सब चीजें थी जो बेटा अब हमारे सिलेबस से कट चुकी है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बहुत बेहतर से समझाए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।